बहनों और भाइयों, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन तीर्थों के विकास का कार्य भी डबल इंजन की सरकार कर रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भागवत भूमि के रूप में जाना वाला सुख तीर्थ हो या फिर विदुर कुटी, इन सब के विकास के लिए पूरा महादेव में एक भव्य स्थल कॉरिडोर बनाने का काम भी वहां पर भी ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। आज उत्तर प्रदेश विरासत के सम्मान को भी आगे बढ़ा रही है और विकास के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है। और बहनों और भाइयों, विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए? अगर महादेवा का विकास हो रहा है तो हॉकी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले इस बाराबंकी के ही लाल केडी सिंह बाबू की हवेली को भी एक भव्य म्यूजियम के रूप में विकसित करने का काम यह भी हमारी सरकार यहां पर कर रही है। बहन और भाइयों, यही नहीं, इस धरती पर अनेक ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित भाव के साथ काम किया। और बाराबंकी के लिए अभी जीएसटी जो रिफॉर्म हुए हैं, खास तौर पर यहां के अन्नदाता किसानों के लिए, जो लोग यहां पे मेल्था का उत्पादन करते हैं, उनके लिए खुशखबरी कि जो सिंथेटिक मेल्था होता है उस पर तो जीएसटी आज भी 18% रहेगी, लेकिन अन्नदाता किसान जो उत्पादन करेंगे उस पे 18 से घटा करके 5% मात्र किया गया है जीएसटी, जिससे अन्नदाता किसान को लाभ हो सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। बहन और भाइयों, ये लोग लोह पुरुष को क्या सम्मान दे पाते हैं, क्या सम्मान दे पाते हैं, लेकिन लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके विराट व्यक्तित्व के अनुरूप सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो यह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आपने देखा होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का कार्य रहा हो, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों के विकास के लिए कार्य, मऊ जहां उनका जन्म हुआ था वहां भव्य स्मारक का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बाबा साहब ने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा जिस भवन में रह करके अर्जित की थी, उस भवन में जब ब्रिटिश सरकार उसको बेच रही थी तो भारत से प्रधानमंत्री मोदी जी ने टीम भेज करके उस भवन को खरीदा। उस भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मारक बनाने के साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एक शोध केंद्र के रूप में से विकसित करने का काम भी इंग्लैंड की धरती पर किया है। इतिहास केवल पढ़ने की नहीं, आत्मावलोकन का एक अवसर भी हम सबको देता है। इतिहास की गलतियों का परिमार्जन जितनी जल्दी हो सके हमें करना चाहिए और इतिहास के गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा प्राप्त करके आगे के भविष्य को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमें योगदान देना चाहिए। और इसीलिए हम सब आज आपके बीच में आए हैं। आज भारत एक नए भारत के रूप में हम सबके सामने है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष में भारत की जो यात्रा निकली है, बहुत शानदार यात्रा के साथ भारत आगे बढ़ा है। बहुत शानदार यात्रा, ये यात्रा जिसमें विकास भी है, गरीब कल्याण भी है और विरासत का सम्मान भी है। कोई मत हो, कोई मजहब हो, कोई जाति हो, और राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। याद रखना, हम सब के लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं,
राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है, यही बाधा है। और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे कहूंगा, हमें राष्ट्रीय एकता के मार्ग की इन बाधाओं को दूर करना होगा। ये जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, मत और मजहब के नाम पर विभाजन, समाज में किसी भी प्रकार की इस दुष्प्रवृत्ति को, जो भाई को भाई से लड़ाने की, जाति को जाति के साथ लड़ाने की, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़ाने की, किसी दुराभिसंधि पर आधारित हो, उसको कतई हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में खाएंगे, हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं, यह वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी क्षेत्र या किसी एक ईश्वर, किसी एक उपासना विधि के प्रति आग्रही नहीं बनाता है, बल्कि यह तो भारत माता की वंदना है। भारत माता के प्रति हमारी कृतज्ञता है। भारत माता के लिए गाए जाने वाले हमारे उस स्वर का प्रतीक है जो हमारे अंतःकरण के भाव को व्यक्त करता है। और यह सच है, हमने देवी के 3 रूपों को, महादुर्गा, महासरस्वती और महालक्ष्मी के रूप में ही पूजन करके भारत और भारतीयता को आगे बढ़ाने की शक्ति अर्जित की है। तो स्वाभाविक रूप से वंदे मातरम के माध्यम से भी इस सस्य श्यामला मातरम की इस भाव को ध्यान में रख करके हमने उसे महादुर्गा, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में उसकी वंदना करके भारत के प्रत्येक नागरिक से यह आग्रह किया है कि वह वंदे मातरम के साथ जुड़े, भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करें। है जिसे 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रच करके भारत की स्वाधीनता के लिए एक मंत्र की रचना की थी, जिसने भारत की जन चेतना को जागरूक करने के लिए उसी प्रकार का योगदान दिया था। जैसे हम यज्ञ में जब मंत्रोच्चार करते हैं और यज्ञ कुंड में अपनी हवि अर्पित करते हैं, तो यह वही था राष्ट्र यज्ञ में भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा गाए जाने वाले उस मंत्र का प्रतीक था, जो राष्ट्र रूपी यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी लौ को तेज करने में अपना योगदान दिया। भारत का क्रांतिकारी, भारत का युवा कभी विचलित नहीं हुआ। आजादी के आंदोलन में उसने वंदे मातरम को गाते गाते फांसी के फंदे को अपने गले में लगाने में संकोच नहीं किया। और जब भी उसको फांसी की सजा होती थी, वह खुशी खुशी हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले में लगा करके वंदे मातरम बोल करके वह फांसी के फंदे पर झूलता था। आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया संदेश छोड़ करके जाता था कि राष्ट्र से बढ़ करके कुछ नहीं। अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। और उसी भाव के लिए आज वंदे मातरम को भी 150वें वर्ष में
अभी 7 नवंबर को एक समारोह में प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। साथ एक ही वर्ष में इतनी तिथियां, और यह महज संजोग नहीं कि इस वर्ष की शुरुआत में हम सब ने प्रयागराज में महाकुंभ का भी दर्शन किया था, और अभी 25 नवंबर को अयोध्या में 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करने के उपरांत भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत अब उस पर भगवा केसरिया झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन स्वयं भी अयोध्या की धरती पर होने जा रहा है। वैज्ञानिक कुमारी पूजा पाल इंस्पायर अवार्ड मानक प्रतियोगिता 2021-22 में जनपद बाराबंकी की छात्रा पूजा द्वारा निर्मित मॉडल्स भूसा धूल पृथक्करण थ्रेशर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में इनका चयन हुआ और इनको सकूरा साइंस प्रोग्राम के तहत जापान भ्रमण कराया गया। कुमारी शिवानी देवी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता यात्रा में भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार श्री किशन कुमार जी। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पर निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार। उम्मे हरम 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता यात्रा में रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार। कृषि विभाग के अंतर्गत श्रीमती रानी देवी जानवी मुक्ता फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज योजना के अंतर्गत 32 लाख का अनुदान। ग्राम्य विकास के अंतर्गत श्रीमती सुंदरा जिनको 56,906 रुपए का चेक दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र, जोरदार तालियां आपकी अपेक्षित हैं। NRLM के अंतर्गत श्रीमती अन्नपूर्णा जी 537 रिवॉल्विंग फंड 30,000 प्रति समूह की दर से 435 CSF की धनराशि। आप सभी की जोरदार तालियां इन लाभार्थियों के लिए। श्री अमन सिंह जी GMDIC 22 लाख रुपए का चेक इनको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। श्रीमती सुनीता देवी जी 5 लाख रुपए का चेक आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत। प्रोबेशन विभाग के अंतर्गत कुमारी अदिति पटेल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा कोविड योजना के अंतर्गत जनपद में 18 वर्ष से कम आयु के 227 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। इनको लैपटॉप और प्रोबेशन विभाग के अंतर्गत ही कुमारी हिमांशी जी को स्कूल बैग और साथ में पठन सामग्री। आप सभी की लगातार तालियां, जोरदार तालियां हमारे इन सभी लाभार्थियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साथ एक ही वर्ष में इतनी तिथियां, और यह महज संजोग नहीं कि इस वर्ष की शुरुआत में हम सब ने प्रयागराज में महाकुंभ का भी दर्शन किया था, और अभी 25 नवंबर को अयोध्या में 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करने के उपरांत भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत अब उस पर भगवा केसरिया झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन स्वयं भी अयोध्या की धरती पर होने जा रहा है। जब हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि भारत एक रहे, और यही कारण था कि उन्होंने भारत के खिलाफ भारत को अनेक प्रकार से बांटने की साजिश की थी, और विदेशी हुकूमत होती ही ऐसी है, गुलामी की दास्ता होती ही ऐसी है। वे आपको कमजोर करेंगे, आपको बांटने का काम करेंगे, आपकी एकता को छिन्न भिन्न करने का काम करेंगे, भाई को भाई से लड़ाने का काम करेंगे।
यही मुगल काल में होता था और यही ब्रिटिश सरकार भी भारत के अंदर करती थी। जो भारत लाखों हजारों वर्षों से एक रहा हो, अखंड रहा हो, लगातार ब्रिटिश कालखंड में उसके एक एक टुकड़े उससे अलग होते गए और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन 14 अगस्त 1947 का था, जब भारत की दो भुजाओं को भारत से पृथक करके भारत पर एक बड़ी चोट ब्रिटिशर ने की थी। उनकी मंशा थी कि भारत को हम अलग अलग भागों में, अनेक भागों में विभाजित कर दें, जिससे भारत के नागरिकों के मन में एक खिन्नता पैदा हो कि भारत एक नहीं रह सकता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।